बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में समाहित कर दिया है। चलिए मिलते हैं राम कुमार साहू। नमस्कार राम कुमार साहू जी। नमस्कार खरे जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया और अच्छा लगा कि आज हम बंजारा बीट पर अपनी बात कहने जा रहे हैं और अपनी बात के माध्यम से लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि क्या रहा इस पत्रकारिता की रेलगाड़ी के साथ, किस तरह से हम स्टेशन पहुंचे। राम कुमार जी, आपने पत्रकारिता की शुरुआत कब से की? एक्चुअली में पत्रकारिता मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी जो पारिवारिक परिस्थितियां थी वो एक्चुअली में पुश्तैनी हम लोग दुकानदार थे, लेकिन मैं अपने घर में पढ़ गया, इतना ज़्यादा पढ़ गया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मुझको ये लगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। तो नतीजा ये हुआ कि मैं अपने तमाम तरीके के लेखन क्षेत्र में, क्योंकि मुझे लिखने का और उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था, तो इस शौक के चलते मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, या मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी फील्ड थी जिस फील्ड में ना तो कोई योग्यता की जरूरत थी उस जमाने में। अब तो खैर बड़ा लंबा चौड़ा वो हो गया है, जर्नलिज्म का डिप्लोमा और ये सब हो गया। उस जमाने में तो ये था कि आप चले जाइए, लिखना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, आपकी कल्पना अच्छी हो और आप बहुत अच्छे किसी चीज को पकड़ के और आप लिख सकते हो। तो वो दौर था, उस दौर में जो है गिने चुने पत्रकार हुआ करते थे। उस जमाने में जागरण और भास्कर सिर्फ 2 अखबार थे। मैं अपने दौर की बात बताऊं तो सिर्फ 2 अखबार थे और बड़े पॉपुलर अखबार थे जी। और बाकी चैनल वैनल का तो दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं था और ना इनका उदय ही हुआ था और इनके बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई मुझे करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले मैं दैनिक जागरण में गया। वहां दैनिक जागरण में मेरे भाई सर्कुलेशन में थे, तो उन्होंने जो है कहा कि भाई अब तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालो, अगर तुम्हें दुकान नहीं खोलना है तो। क्योंकि पिताजी इस बात पर बड़ा जोर देते थे कि तुम परचूनी दुकान संभाल लो और वो करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। अब चूंकि मैं पैंट शर्ट पहनने लगा हूँ तो अब मैं वहां पजामा और कमीज पहन करके दुकान क्यों चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा तू अब निकलो और अपना करो और अपना खाओ। तो मैं मजबूरी में हो गया, तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो बड़े भाई ने जो है कहा कि एक काम करो, जागरण में प्रूफ रीडिंग करो। तो मैं दैनिक जागरण अखबार में प्रूफ रीडर हो गया। कौन सी साल में? ये मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 40 साल पुरानी बात होगी जी। और मैंने 76 में हाई स्कूल किया था जी। इस समय मेरी एज 61 प्लस है जी। तो उस दौर में ये हुआ कि मैंने प्रूफ रीडिंग शुरू की और सुबह चूंकि वो 70 रुपए मिलते थे प्रूफ रीडिंग जी। तो मैं उस समय जागरण में और मेरे साथ में चूंकि बहुत पुराना वो था, सुबह मैंने कहा सुबह का टाइम बड़ा खाली रहता है तो क्या करूं, तो पैसे की बहुत जरूरत थी उस समय। तो यशोवर्धन जी ने, रायन बाबू जो वहाँ के मालिक थे, तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम सुबह फ्री कॉपी बांट सकते हो अखबार। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बांट लेंगे। तो 70 रुपए मुझे उस अखबार के बांटने के। और आप ताज्जुब मानेंगे कि मैं रात के प्रूफ रीडिंग करके वहीं जागरण कैंपस में गार्डन में सो जाता था गर्मियों में और सवेरे साइकिल से उठाई और वहां से बंडल लिया और जो ऑफिसर्स के बंगले हैं, ऑफिस है, जहाँ फ्री कॉपी उस समय शायद 50-60 कॉपियां फ्री बढ़ती थी और उस अखबार की कीमत उस जमाने में शायद 50 पैसे हुआ करती थी जी जी। तो वो मैं फ्री कॉपी डालता था, तो उसको बहुत जल्दी से बांट के और फिर उसके बाद हम पढ़ने चले जी। तो ये हमारा अपना एक दिनचर्या थी, प्रूफ रीडिंग करता था मैं। और उसके बाद ये हुआ कि इस दौर में एक छोटी सी बात बताऊं कि समय की बचाने के लिए हम लोग दैनिक भास्कर का एक मामा करके था, वो भी अखबार बांटता था फ्री कॉपी, तो हम लोग इलाइट पे मिलते थे जी। तो हम लोगों ने ये सेट कर रखा था कि यार ऐसा है कि एक क्षेत्र में तुम हमारे चले जाओ और एक क्षेत्र में हम तुम्हारे चले, तो हमारे अखबार ले लो तो हमारे अखबार ले लो, एक का जाना बच जाएगा, एक तरफ एक का जाना बच जाएगा। अच्छा ये हुआ कि सुबह सुबह का टाइम होता था तो चाय भी चाहिए और भजिया भी चाहिए। तो उसमें क्या था कि जागरण बड़ा पॉपुलर था, तो हम लोग क्या करते थे कि किसी का एक अखबार किसी का गायब कर दिया और एक अखबार किसी का उसने गायब कर दिया, तो वो दोनों अखबार इलाइट पे हम लोगों ने बेच के और फिर हम लोग वहां पे भजिया और चाय खाते थे और फिर अपने चले जाते थे। अच्छा क्या हुआ कि मुझे एक बार बाहर जाना पड़ा, बड़ा रोचक इसमें वो है। तो मुझे बाहर जाना था, अब वो अखबार कौन बांटे, तो उसने एक साइड पे तो बांट दिए जिस तरफ उसको जाना था, बाकी के रह गए। तो मैंने कहा कि अब ठीक है जो होगा देखी जाएगी, तो हम तो चले गए। और फिर उसके बाद हम लौट के आए तो अखबार नहीं पहुंचे थे। अच्छा अखबार चूंकि 2 ही थे
और जागरण कब भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है। तो लोगों को ये लगता था कि यार ये अखबार नहीं आया, तो उनको बड़ी वो लगती थी, ऑफिसर्स वगैरह वो तलब लगती थी, और उससे वो निर्धारण करते थे कि क्या हुआ और हमें किन पर काम करना है जी। तो उन्होंने फोन करना शुरू किया, तो हम शाम के लौट के आए अपनी प्रूफ रीडिंग वाली टेबल पर। तो ऑपरेटर ने, टेलीफोन ऑपरेटर ने बताया कि साहू जी आपने अखबारों का क्या किया। हमने की अखबारों का क्या किया, क्यों? कह रहे वो बहुत फोन आ रहे हैं। तो हमने कहा फोन क्या, हम तो सबके डाला है। तो बोले कि नहीं आप बाबूजी मतलब श्री आर्यन गुप्त जी से मिल लीजिए, वो आपको याद कर रहे हैं। तो हम गए, तो उन्होंने कहा हाँ बताइए क्या हुआ अखबार का आज का। तो हमने कहा साहब ऐसा है कि हम तो अखबार लोगों के डाले हैं, अब वहां सुबह घूमने वाले आते हैं, हो सकता कोई उठा के ले गया होगा, और हम अंदर थोड़ी डालने के लिए जाते हैं। अच्छा, बोले और कोई दूसरा बहाना? तो हमने कहा साहब बहाना नहीं है साहब, हम तो डाल के। बोले अभी तक कैसे पहुंचते रहे, अभी तक किसी लोगों ने क्यों नहीं उठाया? हमने कहा साहब पता नहीं क्या बात है, क्यों उठा लिया। और बोले कोई, हमने कहा कुछ नहीं साहब, गाड़ी पे मैं पीछे अखबार लगाए हुए था और मैं थोड़ा सा मुझे पेट हल्का करने के लिए मैं चला गया, तो लौट के आया देखा गाय खा रही थी। अच्छा, ये बहाना था, ये बहाना था, वो चुटीला मुझे लगा। तो मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह से हो गया। बोले नहीं नहीं, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी, और आपके 1 दिन की वेतन काटते हैं, और भविष्य में आप ये करोगे तो ये आपसे अधिकार छीन लेंगे अखबार। तो हमने कहा चलो ठीक है साहब, 1 ही दिन की वेतन कटी, हम रात के बड़े परेशान हुए। हमने कहा ये बड़ा लफड़ा है। खैर हम काम करते रहे, और स्थिति ये आई कि एक दिन दैनिक भास्कर में सबसे पहले ऑफसेट मशीन लगी थी। हाँ, तो दैनिक भास्कर में 82 में जब सबसे पहले ऑफसेट मशीन लगी, तो वहां प्रूफ रीडिंग की बड़ी कमी थी। प्रूफ रीडर वहां का जो था वो बड़ा गड़बड़ था, तो उनकी गलतियां जा रही थी अखबार में। वो दौर था कि जब सिलेंडर मशीन पर छपते थे अखबार, हैंड कंपोज होता था, फिर हैंड कंपोज होने के बाद पूरा एक पेज बनता था, पेज बनने के बाद उस पर एक रोशनाई डलती थी, और उस पर एक स्लोपिन पन्नी लगा करके उस पर रोलर चलता था, तो उससे अक्षर बनते थे। ये इस तरह से पेज सेट होता था। तो उन्होंने कहा प्रूफ रीडर जागरण का कौन है? श्री रमेश अग्रवाल जी, जो भोपाल मध्य प्रदेश एडिशन के मालिक थे, वो उस समय यहाँ झांसी में थे। तो एक ने बताया कि साहब सुबह अखबार डालने के लिए लड़का आता है, वो दैनिक जागरण में प्रूफ रीडर। बोले वो दैनिक जागरण? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था कि प्रूफ रीडिंग की पोस्ट इतनी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि प्रूफ रीडर तो सब एडिटर होता है, और ये लड़का अखबार बांटता है और प्रूफ रीडर है, इसका मतलब या तो ये मूर्ख है, या ये बहुत विद्वान है, और या पैसे से मजबूर है। तो कोई बात नहीं, सुबह हम जैसे हमने सारी सूचना विभाग में 2 अखबार जाते हैं, एक अखबार की कटिंग होती है समाचारों की, और एक अखबार तो मैं जैसे अखबार डाल करके नीचे उतरा, तो रमेश जी नीचे खड़े थे जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको आप अखबार डालना है? मैंने कहा मैं अखबार डालता हूँ। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि ये मालिक है, तो हम थोड़ा सा चालबाजी कर जाते। हमने सोचा कोई भाई होगा। तो बोले कि कितने रुपए मिलते हैं अखबार में? तो मैंने ऐसे ही कहा 70 रुपए मिलते हैं। बोले और क्या करते हो? तो हमने कहा मैं प्रूफ रीडिंग करता हूँ रात के। तो प्रूफ रीडिंग के कितने मिलते हैं? तो हमने कहा साहब 70 रुपए मिलते हैं। तो बोले कितने हुए? 140 रुपए हुए। हमने हम तो हम अगर आपको 500 रुपए दें तो, और अकेला प्रूफ रीडिंग करा, तो हमने उसको नीचे से ऊपर तक देखा। हमने कहा ये बंदा कौन है? 500 बहुत होते थे उस जमाने में, आपके लिए तो लॉलीपॉप, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और एक अकेला काम था। तो हमने कहा कि सर मैं समझा नहीं आपको। बोले भाई आपको दैनिक भास्कर में मैं नौकरी दे रहा हूँ। तो हमने आप कौन है? बोले आप मुझे नहीं जाना है। मैंने कहा जानता होता तो आपसे पूछता क्यों? तो बोले मैं रमेश अग्रवाल हूँ, और मैं दैनिक भास्कर समूह का मालिक हूँ, और मैं ये हमारा झांसी में एडिशन है। हमने कहा ये तो मैं जानता हूँ। तो आप बोले कल से आ जाओ। हमने कहा ठीक। हम गए, और हमने वहां अपनी साइकिल खड़ी की, और हमने हिसाब भी नहीं लिया, और नौकरी छोड़ के आगे जाएंगे, क्योंकि वो नौकरी क्या थी, प्रूफ रीडिंग करते थे, तो वो करते थे। अब हम दैनिक भास्कर में आ गए। दैनिक भास्कर में हमने प्रूफ रीडिंग शुरू कर दी, और यहाँ उसमें विद्रोही जी भी, हाँ विद्रोही जी थे, लोकल डेस्क इंचार्ज थे, और डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल फर्स्ट पेज के संपादक थे, और अशोक बैरागी हुए, और आपके दबकर जी, नरेंद्र दबकर वो हुए। ये सारे पुराने बहुत विभूतियां उस समय हुआ करती थी। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि रमेश जी ने अपने भोपाल का स्टाफ भेजा था जी। वो स्टाफ बहुत ही मतलब ड्रेसिंग ऐसा बढ़िया स्टाफ था। प्रतुल सिन्हा थे वहां पे, और एक गोस्वामी जी थे, अविनाश जी थे। ये लोग ऐसे लोग थे कि जो अच्छे लिखण और अच्छे, तो उन्होंने भास्कर को जागरण के सिग्नल ला दिया था। नंबर 1 तो नहीं आ पाया, लेकिन वो बराबर में आ गया था, और वो एक पॉपुलर हो गया था अखबार। वो एक्चुअली में ये एक अलग लेयर का था दैनिक जागरण पाठकों के लिए, और ये एक ऐसे पाठक थे जो हर आम और खास के लिए। तो मैं यहाँ पे प्रूफ रीडिंग करता रहा। एक समय ये आया कि मैं
अच्छा फालतू रहते ही थे दिन भर, और वो आदत भी इस तरह की थी कि इस काम में भी हाथ लगा, उस काम में भी हाथ लगा, ये भी कर ले वो भी कर ले। तो नतीजा ये हुआ कि एक बार क्या हुआ कि एक वहां का जो प्रादेशिक डेस्क का संपादक था, जो प्रादेशिक बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, ये सब डाक वाला इसको ये कहते हैं हम लोग, तो वो चला गया और वो जगह थी खाली। तो एक आनंद अग्निहोत्री जी थे, वो फर्स्ट एड भी देखते थे और ये भी देखते थे, क्योंकि वो कानपुर के थे। तो मैंने उनसे जो है, उन्होंने हमसे कहा यार ऐसा है तो फालतू रहते, एक काम करो दिन में ये देख लिया करो। तो हमने कहा ठीक है, हम देख लेंगे, इसमें क्या परेशानी, हमने कुछ पैसे वैसे मिलेंगे। अरे बोले करो यार काम, तुम पैसे वैसे की बात कर रहे हो। तो ठीक है, मैं एडिटिंग करने लगा। उस समय पेन से लिखे हुए समाचार आते थे कागज पर, और उनको ही हम लोग लाल कलम से रीराइट करना। रीराइट नहीं हुई, उसी में करेक्शन लगा देते। रीराइट में तो बड़ा टाइम लगेगा, हेडिंग वेडिंग उसकी ठीक ठाक कर दी, थोड़ा सा उसको कर दिया, और अगर कोई बहुत ऐसा बेकार सा समाचार हुआ तो उसको अच्छा सा बना दिया। तो इस तरह से वो चलता रहा। एक दिन जो है सेठ महेश अग्रवाल जी ने कहा कि भाई वो यार वो अग्निहोत्री से कि भाई डाक के लिए कोई ढूंढ लो, तो बड़ी मेहनत पड़ती है। बोले नहीं, डाक के लिए तो हमने ढूंढ लिया। बोले किसे ढूंढ लिया? बोले अरे वो साहू लड़का है राम कुमार साहू, वो दिन में आकर के ये सब बना देता है। बोले वो तो प्रूफ रीडिंग करता, वो इतना विद्वान कहाँ से हो गया? अरे बोले साहब वो ठीक ठाक है, वो ठीक काम कर रहा है। तो बोले यार ये मुझे नहीं मालूम था। बोले कब से कर रहा? बोले साहब उसको तो हो गए 3-4 महीने हो गए। बोले 3-4 महीने हो गए, समाचार तो ठीक जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करो, प्रूफ रीडिंग भी करते रहो और साथ में ये भी करो दिन में। तो मेरी तनख्वाह और बढ़ गई। अच्छा। मेरी तनख्वाह 200 रुपए और बढ़ गई उस जमाने में, वो 800 रुपए हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अब मेरा क्या हो गया कि बस पढ़ना और ये सब चीजें करना दिन भर, और मेरी जो है बाहर की लाइफ खत्म हो गई। एक दौर ये आया, मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसा दौर था, एसपी विजिलेंस दास थे जी, और वो डीएम साहब के जो बंगला है उसके बिल्कुल बंगले के पीछे ही उनका आवास था। तो दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई जी, एसपी विजिलेंस को, दास साहब, और वो गोली मार दी। तो उनकी बॉडी क्या, वो घायल अवस्था में उनको लाया गया बड़ी तेजी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इमरजेंसी में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने दैनिक भास्कर है। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैंने देखा भीड़ लग गई, तो मैं वहां गया। मैंने वहां पे पूरी उसको सुना लोगों से और उसको समझा, क्योंकि एक लाभ ये था हमारा कि सब लोग जानते थे कि ये दैनिक भास्कर में है, और वो अब उन्हें क्या मालूम ये पत्रकार है या नहीं है, तो वो सब तरीके की बात लोगों से हो जाया करती थी, वहां पे हो गई। तो मेरी ये बात समझ में आई कि ये एसपी विजिलेंस को जो है किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। अच्छा, उनकी मिसेज की जो है लैट्रिन निकल गई थी, और वो सब वहां पे, मतलब वो बड़ी एक विभत्स घटना थी। दिन के करीब जो है 12-1-2 बजे की बात थी। और उसके बाद जो उस समय डीएम शायद मंजुलिका गौतम थी जी उस समय, और मैं वहां से जब लौटा तो महेश अग्रवाल जी बाहर खड़े थे। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात हो गई, एसपी विजिलेंस को गोली मार दी गई है और वो मर गए। और वह ऐसी तो मूर्ख एसपी को क्यों गोली क्यों मार देगा? हमने कहा साहब, अरे बोले वो इतना सुरक्षित व्यक्ति रहता है एसपी, तुम मूर्ख हो, तुम जाओ अपना काम करो। तो मैं अपना काम करने के लिए चला गया। उस समय सीओ होते थे बृहस्पति त्रिपाठी, एसपी थे टी के जोशी, और कमिश्नर एरन साहब थे। एक बड़ा मतलब ये तीनों का वो था। और वो एसपी विजिलेंस एक्चुअली में क्या था कि उस समय नंबर प्लेट सिस्टम हुआ करता था, उसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट थे, तो वो 2 पिन लगवा करके उनकी सबकी वॉइस सुन लेता था, वो रिकॉर्ड करता था। अच्छा, वो मुझे कैसे मालूम था? क्योंकि उस जमाने में 2 पत्रकार और थे, मूलचंद यादव और गिरीश सक्सेना। ये दोनों बहुत धाकड़ पत्रकार थे, और ये एक्चुअली मेरे गुरु थे, और हम इन्हीं के साथ में रहते थे और सीख भी रहे थे। क्योंकि क्या था, इनको एक ऐसा लड़का चाहिए था जो थोड़ा सा इस टाइप का हो, तो वो सारे काम कराते थे, समाचार ही बनवा लेते थे। हमें भी शौक था पत्रकारिता का, तो अपने करते रहते थे। नतीजा ये हुआ कि हमें ये मालूम था कि ये बहुत खतरनाक टाइप का एसपी विजिलेंस है, और इसने इन 3 लोगों का बुक कर रखा है कुछ ना कुछ। अब स्थिति ये हो गई कि रात के बृहस्पति त्रिपाठी साहब ने जो भी किया हो, नेपाली थे दैनिक जागरण में, और विद्रोही थे हरिनारायण विद्रोही दैनिक भास्कर में। और नतीजा ये हुआ कि इन लोगों के संग जो भी हुआ हो, तो दैनिक भास्कर में जो स्टोरी छपी, वो स्टोरी बहुत मरी सी थी कि खेल खेल में गोली चली, और एक 3-4 कॉलम की एक खबर लगी हुई थी, उसमें उनकी फोटो लगी हुई थी। और दैनिक जागरण में फर्स्ट पेज से लेकर के और अंदर के पेज तक, मतलब पूरे एक पेज में पूरी स्टोरी छपी थी। और उसको उन्होंने तमाम एंगल से उठाया था उसको, कि उन्होंने लाइसेंस मांगा था पिस्टल का, और उनको तलवार मिली, और ये हुआ, मतलब वो एक बहुत अच्छी रोचक तरीके से लिखी गई थी।
तो हमने उसको मालूम किया दूसरे दिन, हमने कहा यार ये किसने लिखी स्टोरी, तो पता चला कि नेपाली ने नहीं लिखी थी, वो स्टोरी किसी दूसरे ने लिखी थी। क्यों? क्योंकि उस समय ये था कि ये पत्रकार कहीं ये ना हो कि प्रशासन से डरे हुए हो, बिक जाए या कुछ भी जाए, तो वो फिर वहां उसमें कुछ सत्ता दिखी थी और वो कुछ मैनिपुलेट किया था। हाँ, और वो सत्यता जो मैंने महेश जी को बताई थी उसके इर्द गिर्द थी। तो दूसरे दिन जब दैनिक भास्कर अखबार नहीं उठाया गया और जागरण बहुत तेजी से बिका, लोग ढूंढ रहे थे कि जागरण में क्या छपा हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश की, उस जमाने की पहली घटना थी जिसमें एसपी का मर्डर हो गया। तो साहब उन्होंने कहा कि अरे, तो महेश अग्रवाल जी ने मुझे बुलाया, बोले यार तुम कल मुझे क्या बता रहे थे? क्या बता? मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है कि हाँ, तो हमें कुछ लगा, हमने कहा ये पता नहीं क्या बात। बोले नहीं तुम कल क्या बता रहे थे, कैसे कैसे क्या हुआ? हमने कहा आपको बताया था कि उसका मर्डर हुआ जी। और बोले आज तुमने अपना अखबार देखा? हमने हाँ देखा, हमने को तो मन ही नहीं कर रहा उसको पढ़ने का। बोले तुम्हारा मन नहीं कर रहा, पब्लिक का मन नहीं कर रहा, और जागरण बहुत तेजी से बिका हुआ है और आज से विद्रोही की सेवाएं समाप्त, हरिनारायण विद्रोही की। तो मैंने कहा विद्रोही की सेवाएं समाप्त, मुझे क्या करना? बोले करना कुछ नहीं है, आप आज से लोकल डेस्क इंचार्ज मतलब सिटी चीफ। तो मुझको एकदम लगा कि मैं मतलब जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो मुझे मिल रहा है, और मैं इतना बड़ा जानकार भी नहीं था। तो हमने महेश जी से कहा, हमने कहा साहब ऐसा है कि मैं इसके बारे में तो कुछ जानता नहीं, कहना और उस चीज को कलम से लिखना एक अलग बात होती। बोले मुझे मालूम तुम सब कर लोगे, और बोले अखबार मेरा है, मैं चाहता हूँ काला हो पीला हो जो होगा मेरी, इससे ज्यादा मेरी बेइज्जती नहीं होगी जो वो हो रही है। और बोले जैसी विद्रोही है आप उसको तुरंत भगा देना। हमने कहा साहब ये मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने खैर अपने स्टाफ से कहा कि विद्रोही जी को घुसने नहीं देना। और उस दिन का दिन है वो मुझे चूंकि इसलिए याद रहता है कि वो मेरी पत्रकारिता की लाइफ का पहला दिन था, स्वर्णिम दिन। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं बैठ गया, और फिर बैठ गया तो फिर मैंने पूरी ज्योग्राफी समझी, सारी चीजें, और मैंने उसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मैंने पत्रकारिता को फिर जीना शुरू कर दिया, आपके अंदर समाहित हो गई। हाँ, फिर वो मुझको ये लगा कि अब मुझको यही करना है। तो मैंने घर जाना बंद कर दिया, मैं अम्मा जी की धर्मशाला में सोने लगा, और मुझे बस सुबह से लेकर के और रात तक सिर्फ ये जुनून रहता था कि दैनिक जागरण को कैसे पटकने दी जाए। तो उस समय क्या था, एक्चुअली में एक सिस्टम था कि भाई ऐसा है कि 9-10 बजे तक समाचार दे दो और उसके बाद सब अपने अपने घर जाओ, और ये सब इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहती थी। और मेरी जो है जागृत होती थी 8 बजे के बाद में उठता था एक तरह से, अब मुझे खबर को लाना है, और 8 बजे तक तो मैं वो खबरें जो अपने विज्ञप्ति आ गई आगे वो आगे ये सब चलाता रहता था। नतीजा ये हुआ कि मैं क्राइम में मैंने बहुत जोरों से राइज किया, और मेरे इतने मुखबिर टाइप की पुलिस विभाग में हो गए कि उन्होंने ले जा करके मुझे तमाम सुविधाएं और न्यूज देना, समाचार देना, तो मुझसे प्रशासन डरने लगा। अच्छा। उनको लगा कि यार ये बंदा कौन है। और मैं क्या करता था कि रात की मुझे 11-12 बजे तक मैं खबर लेके आता था, और फिर मैं प्लेट बदलवा देता था, उसमें प्लेट बनती थी पूरे पेज की, तो मैं झांसी एडिशन वाली प्लेट बदलवा देता था, और मुझे पूरे राइट थे, सेठ जी ने मुझे पूरे राइट दे रखे थे, तो वो प्लेट बदलवा करके मैं फिर अपने जो नए समाचार होते थे ताज़ा-तरीन, और जो किसी पे नहीं होते थे, स्पेशल समाचार होते थे, वो उनको मैं लगवा देता था। नतीजा हुआ कि अखबार बिकने लगा, और अखबार ने ऐसी गति पकड़ी दैनिक भास्कर ने कि कुछ पूछो नहीं। इस बीच में मैं आपको कई है बातें तो कई है, लेकिन एक आप वहां से बाद में कुछ समय बाद दैनिक जागरण को, हाँ मैं वही आ रहा हूँ, बीच की काफी मैंने खत्म कर। क्या हुआ कि मूलचंद यादव ने और बृहस्पति त्रिपाठी जो सीईओ था उनके बीच में हुआ झगड़ा। तो मूलचंद यादव को उन्होंने अरेस्ट करवा लिया रात के, और मैं रात भर वहां कोतवाली में हवालात के सामने सोता रहा, लेटा रहा, क्योंकि उसका एनकाउंटर न हो जाए। उस समय एनकाउंटर बड़े हुआ करते थे, बहुत हुआ करते थे, और उसने चूंकि बृहस्पति त्रिपाठी पर एक ऐसा आक्षेप लगाया था जिससे वो नाराज था, और अच्छा जागरण से लड़ाई उसकी चली रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि ये सारे कागज मिल गए, और ये चाहते थे किसी तरह मूलचंद यादव को किल कर दिया। वो मुझे मालूम चल गया, चूंकि मूलचंद मेरा गुरु था, तो मैं इस तरह से उसको बचाया। तो दूसरे दिन उसको कोर्ट में पेश किया और उसको जेल भेज दिया। जान तो बच गई उसकी, उसको जेल भेज दिया। लेकिन जेल में उसने क्या किया कि मैं मिलने जाता था, तो उसने मुझे बताया कि यार साहू जी जेल में एक ऐसा बंदा है, टोली फतेहपुर का एक ढीमर है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ढीमर था वो,
तो बोले वो जेल में बंद है और उसको फांसी की सजा हो गई, लेकिन उसकी फाइल गायब है फांसी की। अच्छा। सजा। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी, बोले अब आप कैसे उसको कवर करोगे, क्योंकि जेल की अलग कोठरी है, जेल में एक अलग कोठरी है जिसमें वो फांसी वाला बंदा बंद है, और वो आपको कवर करना है, उसकी फोटो भी निकालना है। अच्छा, चूंकि आने जाने से मेरे जेल सुप्रीटेंडेंट जेलर से सबसे बड़े अच्छे संबंध हो गए थे, क्योंकि मैं क्राइम देखता था, क्राइम अच्छा लिखता था, तो सारे लोग मुझे जानते भी थे, तो मेरी वहां जाने आने में कोई किसी प्रकार की रोक और वो नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि एम खान उस समय, जो इस समय अमर उजाला में फोटोग्राफर है, एम खान उस समय जो है दैनिक भास्कर में फोटोग्राफर थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे का जमाना था वो एक ऐसा दौर था जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होता था, रील होती थी, फिर रील धुलती थी, टाइम टेकिंग था। हाँ, तो मैंने एम खान को तैयार किया, हमने कहा खान साहब ऐसा ऐसा अपन को करना है और इसकी फोटो निकालना है। तो बोले हाँ निकल जाएगी। तो हम लोग कैमरे को छुपा के ले गए और उस वाली तन्हाई वाली कोठरी को लॉक किया। तो इतना सा उसमें एक वो हुआ करता था। अच्छा। तो उसमें से उसने, हमने कहा जैसे वो सर निकाले तो हम फोटो खींच रहे हैं बाकी। तो वो क्या था कि वो इतनी बार मतलब मर चुका था और जी चुका था कि जब भी कोई गेट खटखटा तो उसको ये लगता था कि उसके घर के लोग आए। अच्छा अच्छा। तो रोज मर रहा था। हाँ, तो वो जैसे हमने नॉक किया, अच्छा किसी को मालूम नहीं था कि जी उस तरफ मुड़ जाएंगे ये दोनों, सब बिंदास थे सिपाही भाई वहाँ बंदी और क्या कहते हैं जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे जेल के। तो मुझे मालूम था क्योंकि पहले से मैंने सारी प्लानिंग बना रखी थी कैसे कैसे क्या करना है। तो जैसे मैंने नॉक किया तो ग्यासी ढीमर नाम था उसका, तो वो ग्यासी निकल के आया। जैसे उसने देखा एम खान ने उसका तुरंत फोटो खींच लिया। फिर हमने कहा यार सही निकला, कह रहे कि भाई साहब एक बार और इसको। तो मैंने कहा ग्यासी, बोले आप कौन? तो मैंने कहा यार मैं टोड़ी फतेहपुर। तो उसको लगा कि मेरे घर से कोई आया है। बोले हमारे घर के तो लोग कोई मिलने के लिए नहीं आते। हमने कहा अब आएंगे आपसे मिलने के लिए, और उसने 2-3 स्नैप ले लिए। फिर हमने कहा कि अब इसकी स्टोरी तैयार करना है। तो वहां से ये सब करके आए और मूलचंद के पास बैठे तो उन्होंने भी बताई, और हमने फिर क्या किया कि हम सीधे चले गए टोड़ी फतेहपुर स्कूटर से, और उसकी पूरी स्टोरी हमने कवर की। तो उस 12 बीघा उसकी जमीन थी। 12 बीघा की जमीन को क्या हुआ था एक्चुअली में, उसको क्यों हुई थी फांसी, 12 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया गया था। उसको अपनी जमीन से बड़ा मोह था। तो उसने क्या किया कि जो कुर्क अमीन था उसकी गर्दन काट के और उसकी गर्दन को भाले का लगा के पूरे गांव में घुमा था। क्रूर, मतलब उसको इतनी उससे वो थी गुस्सा, तो उसने अपनी गुस्सा उस पर निकाली थी। तो उसकी वजह से उसको साक्ष्य सब मिल गए, सारी चीजें हो गई, तो उसको और उसके भाई को दोनों को फांसी की सजा, और उसकी फाइल कहीं गायब हो गई। तो वो हमने स्टोरी बाय लाइन हमारी छपी, और वो छपी तो वो इतनी हाईलाइट हुई वो कि कुछ दैनिक भास्कर में, और वो हमने 3-4 उसमें सीरीज में छापी उसको। तो वो स्टोरी इतनी तो जागरण में हो गया, हमने यार ये बंदा कौन, इसको बुला के लाओ। तो राजकुमार अंजुम जी और वो वर्मा जी जो कार्टूनिस्ट वगैरह बनाते थे, वो ये लोग हमारे बड़े पीछे, क्योंकि मित्र थे हमारे, क्योंकि हम जागरण में काम किए थे। तो ये हमसे लग रहा है कि वो एक बार आप श्री राम बाबू से बात कर लो और यार बात ज्वाइन करो, तुम ज्वाइन करो। जब बड़ी वो हो गई तो हमने इनसे कहा कि देखो भैया हम सुबह 7 बजे करीब हम आएंगे। उस समय पर आवंती करेली एक मौके हुआ करती थी, तो वो एजेंसी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई। तो मैंने कहा मैं सुबह आऊंगा, उसमें कोई रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भास्कर में नौकरी कर रहा हूँ और बात करने जा रहा हूँ दैनिक जागरण के मालिक, चोरी छुपे आऊंगा। हाँ, तो बोले कि नहीं वो बात कर लो, एक बार बात कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये तो हमने कहा चलो ठीक है बात करते हैं। तो हम जाकर के वहां पर सुबह सुबह पहुंच गए। तो वहां गए तो मेरा वेलकम श्री यशोवर्धन गुप्ता जी ने किया, और अपने बंगले में वो अंदर मुझे ले गए। वहां एक सोफा पड़ा हुआ था, उस सोफे में बीच में मैं बैठा था, एक तरफ श्री नारायण गुप्ता जी और एक तरफ श्री यशोवर्धन गुप्ता जी बैठे थे। सारी बात हुई तो बाबूजी का मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबूजी ने कहा भाई मुझे तो ये नहीं मालूम था कि आप इतने अच्छे लिखने लगे हो, ये करने। हमने कहा बाबूजी आपकी कृपा है। बोले हम तो प्रूफ रीडर समझते थे यार, तुझे छोड़ के चला गया, और अब चलो तुम कोई बात नहीं, अब तुम भास्कर छोड़ो और हमारे अपने घर पे फिर लौटाओ। तो हमने कहा साहब मैं जरूर निकलूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जिस व्यक्ति ने हमें आगे बढ़ाया है तो मैं वहां पर काम करूंगा, और जब आना तो आपके ही है। मैंने कहा भाई जागरण और भास्कर तो अखबार है। तो बोले कि नहीं अभी जगह है, फिर नहीं होगी, और आपको जितने मिल रहे हैं उससे मैं 1.5 और 2 पैसे दूंगा। हमने कहा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं साहब, और हमने कहा जब वो होगी तो हम छोड़ देंगे। वो काफी मतलब वो हुआ, लेकिन फिर हम नहीं गए और हमने वहां का रिफ्यूज कर दिया। फिर हम भास्कर में आ गए। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि वो विद्रोही तो मेरे पीछे लगा ही हुआ था।
तो एक दौर ये आया कि महेश जी ने मुझसे कहा, सेठ जी ने, कि भाई ऐसा करो साहू जी, आप जो है अब फर्स्ट पेज देखने लो और ये लोकल छोड़ो, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि यहाँ इसको अधिकारी पूछते हैं, इसको जो आता वो पूछता है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा था। और ये स्थिति थी, आप ताज्जुब ये मानेंगे कि एक ऐसा दौर था कि इंस्पेक्टर कोतवाली रात के समय 8 बजे मेरे वहां पर डेस्क पे आकर के बैठता था रोज, कि आज खबर क्या बन रही है। अच्छा। हाँ, और मैं उसको छपने से पहले पता करने की, क्योंकि वो सीओ साहब ने उसको ऑर्डर दे रखा था। उस समय सीओ ऑफिस कोतवाली में ही हुआ करता था, तो मैं उसको छुपा के और किसी तरह से उसको टाल के और फिर जो है वो करता था। खैर, तो ये स्थिति हो गई कि विद्रोही अपने उसमें सफल हो गया और मुझे वहां से एक दिन ये हुआ कि उन्होंने सीधा कह दिया कि आपको लोकल इंचार्ज ही खत्म। तो मैं 1-2 दिन वहां बैठा। अच्छा, मेरे साथ में क्या था कि मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर थी। उस अंग्रेजी की कमजोरी की वजह से मैं कुएं का मेंढक ही बना रह गया। ये बहुत बाद में दृष्टांत आएगा, उसका अफसोस है, लेकिन उसकी पूर्ति मैंने कैसे की, उसकी पूर्ति जो मैंने की है, तो वो आप सुन के ताज्जुब करोगे कि मेरी बिटिया ने IIT रुड़की की, IIM किया और इस समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 42 लाख के पैकेज में है। मेरी जो इच्छा थी वो मेरे बच्चों ने पूरी। तो क्या हुआ कि मैंने वहां से जो है मेरी चली गई। अब मैंने कहा क्या किया जाए, तो मैं दैनिक जागरण में गया, तो मैंने अपनी स्लिप भेजी। तो श्री यशोवर्धन गुप्ता जी ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहू जी बताओ। हमने कहा सर वो मैंने भास्कर छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ आपके यहाँ नौकरी करूँ। तो बोले कल आपके पास समय नहीं था, आज हमारे पास जगह नहीं। अच्छा, हाँ, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किया। अब मैं वहां से हो गया, मैंने कहा करूँ क्या, कहीं के नहीं रहे। फिर मैं दिल्ली चला गया। तो मैं दिल्ली में गया तो वहाँ वीर अर्जुन में मैंने वहाँ अरुण खरे वगैरह हमारे पुराने साथी थे, टिल्लन निसारी, अरुण खरे, ये पूरा ग्रुप था। तो वहां मैंने कुछ दिन काम किया, लेकिन वहां मैं खप नहीं पाया क्योंकि मेरी अंग्रेजी थी कमजोर। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे रंगा सयार ज्यादा नहीं चल पाएगा और अपन कुएं के मेंढक ठीक है, समुद्र में गुलछाई मत लगाओ। तो मैं वहां से छोड़ करके फिर मैं झांसी आ गया। फिर मैं एक बार यशोवर्धन गुप्ता के पास गया क्योंकि भास्कर मुझे जान नहीं था। तो मैंने उनसे कहा, तो बोले कि नहीं वो हम आपको नहीं रखेंगे। और आप में है क्या ऐसा कुछ? तो हमने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम तो देखेंगे। तो बोले अच्छा आप थोड़ी देर में बुलाते हैं। तो वहां मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा था, तो उसमें एक मौती है जतारा के पास। तो वहां एक कांड हो गया था कि पुलिस ने क्या किया था कि वहां कोई मर्डर या ऐसी घटना हो गई थी कि पूरा गांव जो है खाली हो गया था, लोग भग गए थे, बड़े दहशत में थे। तो मैं वो बड़ी छोटी सी खबर लगी थी एक DC कॉलम की, वो खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट घूमी कि यार क्यों ना इस पे एक स्टोरी तैयार करके और दिल्ली फिर जाऊं और फिर वीर अर्जुन का दूं। तो मैंने कहा ठीक है। तो इतने में बुलौआ आ गया, तो मैं फिर गया। तो बोले कि भाई बताइए साहू जी फिर क्या करना, मेरे पास समय नहीं है। तो हमने कहा ठीक है साहब आप तो नहीं है, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ मोती कहाँ है? बोले क्या हो गया? तो हमने उनको अखबार उन्हें दिया। हमने कहा ये घटना हो गई और मेरे वहां से दिल्ली से फोन आ गया है। मैंने ऐसे ही कहा मेरे दिल्ली से फोन आ गया है और इस पर मुझे स्टोरी तैयार करना है। तो उनके दिमाग में कुछ आया, तो बोले कि एक काम करो कि अच्छा तुम स्टोरी तैयार करके लाओ, फिर तुम्हारे बारे में देखेंगे। तो मैंने जा करके वहां पर मोती में गया और मेरे साथ में फोटोग्राफर था। हम लोगों ने जाकर के मोती में पूरी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करके लेके आया। तो मैंने 1 पेज की स्टोरी लिखी, 1 पेज की, और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था तो फोटो भी लगी और सब करके वो पूरा 1 पेज हो गया। वो बड़ी पॉपुलर हुई। मध्य प्रदेश का गांव था मोती जतारा, उस पर बड़ा वो हुआ, संज्ञान लिया गया और फिर राजनीतिक उसमें बड़ा हल्के में वो हुआ। तो वो स्टोरी देख करके श्री यशोवर्धन जी ने मुझे 500 रुपया दिए और उन्होंने कहा कि आज से आपकी जागरण में नौकरी। अच्छा। तो मैं फिर वहां लोकल डेस्क पे पहुंच गया और मैं वहां पे अपनी रिपोर्टिंग करने लगा। और एक दौर ये आया कि वहां भी हमने अपना सिक्का पुजवा लिया, चूंकि दिखते थे और बड़ा लिखने का बड़ा शौक था और तमाम ऐतिहासिक चीजें लिखना, क्राइम पे तो सिद्धस्त थी, ऐतिहासिक बड़ी लिखी। उसी समय क्या हुआ कि कर्फ्यू लगा, ये राम मंदिर का मुद्दा उछला और राम मंदिर के मुद्दे में झांसी मिनी अयोध्या बन गई। और उसमें मैंने दैनिक जागरण मेरी 4-4 पेज स्टोरियां जाया करती थी। और उस समय ये खंडेराव गेट पर जो आगनी कांड हुआ था उसमें बहुत से लोग मर गए थे, जो गोलियां चली थी। तो यहाँ पे 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी श्री लक्ष्मी राम मंदिर में। तो ये मैंने काफी कवरेज किया और उस समय चूंकि 2 ही अखबार हुआ करते थे और पूरे नेशनल न्यूज के जो रिपोर्टर थे वो मुझसे मांगा करते थे। उस समय नंबर प्लेट सिस्टम हुआ करता था। अच्छा, एक हमारी बड़ी अच्छी वो थी नंबर प्लेट सिस्टम से एक बात याद आ गई कि मैं क्यों और फेमस हो गया और क्यों लोग मुझे डरने लगे मुझसे। मैं ये बात मूलचंद से सीखा था कि ऑपरेटर जो है टेलीफोन डिपार्टमेंट के, उनको अगर आप सेट कर लो
तो किसी भी अधिकारी की किसी से अगर बात हो रही है तो वो आप सुन सकते। तो मैं उनको ऑपरेटर को सेट कर लिया, मैंने शाम के डेस्क पे बैठा, तो वो उनका किसी का फोन आता है, सुनो भाई यहाँ पे इस समय प्रदेश के फला मुखिया से फला आदमी लाइन पर है और अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं लगा दूं। तो हमको लगा दे भाई, तो वो फौरन ओपन में उसको लगा देता था। तो हम खटाखट उसकी पूरी बात लिख लेते थे। तो जो हमारे मतलब की होती थी उसमें हम बढ़िया स्टोरी सुबह छाप देते थे। तो लोग कहते थे यार ये तो बात विभीषण जैसा कारोबार, हाँ ये तो बात नहीं थी, ये छप कैसे की। वो बड़ी हाईलाइट हुआ करती थी वो स्टोरियां उस समय कि कमिश्नर बात कर रहा वहां पे सीधा लखनऊ प्रमुख सचिव से और ये सारी चीजें, और वो चूंकि वही एक सिस्टम था टेलीफोन का और बड़ी देर में तो टेलीफोन लगते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो फेमस हो गया। और इधर जो आपका जो कांड चला तो माता टीला पर अडवाणी, जोशी, अस्थायी जेल, उमा भारती, ये सारे लोगों को अस्थायी जेल में बंद किया गया। उसकी रिपोर्टिंग के लिए मैं, गिरीश सक्सेना, मूलचंद यादव, तीनों एक ही कार से जाते थे। अच्छा एक और मैं बताऊं, उसमें मैंने थोड़ी सी एक और किया था। दैनिक जागरण के साथ में मैं यूनिवार्ता एक एजेंसी की, समाचार एजेंसी अब खत्म हो गई है, तो उसमें श्यामल गांगुली यहाँ पे उसके इंचार्ज थे। तो उनके साथ में मैं स्टिंगर के तौर पे भी काम करता था। तो जब कभी भी बड़ी घटना होती थी, संभवतः वो ये सौभाग्य समझ ले कुछ भी, तो वो छुट्टी ले लेते थे या चले जाते या कोई काम आ जाता। तो उस दौर में उनको काम आ गया तो मुझे वो भी रिपोर्टिंग करना थी उनके लिए भी। तो हम लोग शाम के पूरी रिपोर्टिंग, चूंकि वह पूरी कोर्ट लगती थी, कोर्ट से पूरी रिपोर्टिंग करके और मैं यहाँ पर आता था। फिर इलाइट के पीछे एक दादा बनर्जी का फैक्स मशीन हुआ करती थी, फैक्स लगा था, तो उसमें मैं लिख के और तुरंत फैक्स करता था। तो वो यूनिवार्ता में चलती थी और फिर मैं आके अपने अखबार के लिए लिखता था। इसी बीच में और दिल्ली के तमाम लोगों के लोग जो पूछते थे उनको मैं बता दिया करता था। तो अब वो क्या हुआ, एक बार हरनारायण द्विवेदी फर्स्ट पेज देखते थे दैनिक जागरण में, तो जो टेलीप्रिंटर का टेक आया तो उन्होंने देखा नीचे रामकुमार साहू लिखा था, उसमें नाम चलता था। तो उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जागरण में कर रहे हो और ये भी सबको मालूम चल जाएगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो हमने कहा क्यों, कह रहे इसमें दैनिक वो तुम्हारा नाम आया रामकुमार साहू। अरे मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर मैंने उनको मैसेज किया, यूनिवार्ता की जो लखनऊ ऑफिस था, हमने कहा सर मेरा नाम ना दे आप, तो जरा अच्छा रहेगा क्योंकि नाम से थोड़ा सा मैं जागरण में हूँ। तो बोले नहीं कोई बात नहीं है, तो आप कोई शॉर्ट नेम बता दीजिए। तो हमने उनको शॉर्ट नेम आर के करके हमने कहा लिख दीजिए, तो क्योंकि बोले इसका हमारा हिसाब बनता है तो उसमें हमें ये शो करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है। तो इस तरह से वो मैंने वो कवरेज किया। और मैं आपको एक मतलब ऐसी स्थिति हुई उस दौर में कि मेरी स्टोरियां जबरदस्त हाईलाइट हुई। एक और मैं आपको घटना की तरफ ले देता हूँ, रेलवे। क्या हुआ रेलवे के बारे में मैं भी आपसे कहना चाहूंगा। हाँ। कि आप रेलवे के न्यूज ब्रांड एम्बेसडर की तरह जाने माने जाते हैं। एक्चुअली तो इसके पीछे क्या रहस्य है? एक्चुअली मैं बताऊं आपसे खरे साहब कि मुझे रेलवे से बड़ा मोह था। रेलवे मुझे दिखाई देता था कि ये पूरे मंडल का है। और उस समय चूंकि मध्य रेल हुआ करता था झांसी में, सेंट्रल रेलवे हुआ करता था और इसका मुख्यालय हुआ करता था बॉम्बे। तो बड़ा मतलब मुझे अधिकांश समय वहां भी देने पड़ता, चूंकि जागरण में फिर बीट सिस्टम हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई रेलवे देखो, आप क्राइम देखो, आप ये करो, तो मुझे रेलवे भी मिला। और एक दिन ये आया कि हम लोग एक मेहरौनी में, ललितपुर में मेहरौनी के विधायक अनशन पे बैठे थे। तो उनको कवर करने के लिए मैं मूलचंद यादव के साथ में गया और गिरीश सक्सेना थे, हम मूलचंद यादव, तीनों लोग थे। और एक कार से एम्बेसडर चला करती थी उस समय, उससे हम लोग गए। तो वहां पता चला कि उनका कवरेज किया घंटा घर पर। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए कि डीएम का वर्जन लेने के लिए। तो डीएम वहां पे महावीर नेत्र चिकित्सालय में कोई भाषण दे रहा था। तो हमने कहा चलो भाई कवरेज कर लेते हैं, सब लोग बोले। तो गाड़ी हम लोगों ने रोकी और जैसे ही हम लोग वहां हॉल में बैठे, डीएम भाषण दे रहा था कि इतने में एक आदमी आया, उसने डीएम साहब के कान में कुछ कहा। तो डीएम बीच भाषण को छोड़ के बिना किसी प्रकार की बात करे सीधी उन्होंने दौड़ लगा दी। तो हम लोगों ने कहा भागो, कोई बड़ी घटना हो गई। तो हम लोग डीएम साहब की कार के पीछे, हम लोगों की कार। अच्छा। हाँ, उस समय भी एम खान फोटोग्राफर था। तो हम लोग जो है वहां पर गए तो देखा कि कर्नाटक एक्सप्रेस के डिब्बे हमारे सामने रोल हो रहे, देलवाड़ा। वो एक ऐसा दृश्य था जो मैंने फिल्म में देखा था, फिल्म में भी, इंग्लिश मूवी में देखा था कि किस तरह से डिब्बे रोल करते। वो मेरे सामने वो डिब्बे रोल कर रहे थे, मतलब वो पुल से नीचे गिर रहे थे नदी की तरफ। तो मेरे लिए वो एक ऐसा दृश्य था, एक बड़ा मतलब मुझको लगा कि यार ये क्या है। मैंने तुरंत जो है अपना ज्ञान खोल के फोटो खटा फोटो खींचने लगी, मुझे हुआ। तो हम लोगों ने वहां 3 बजे तक हम लोग रुके और हम लोगों ने ऐसे दृश्य देखे कि मैंने राज कपूर की फिल्म देखी थी कि राज कपूर खड़ा पूरा का पूरा गिर जाता है या पूरा हो जाता। तो मैंने देखा कि व्यक्ति ट्रेन से निकल के चला आ रहा
उसकी गर्दन कटी हुई लेकिन वो चलता चला रहा। और गर्दन ऐसी पटरी के बीच में रखी, मामा कोर्ट में थी उस जमाने में, ऐसी रखी जैसे अंदर आदमी को गाड़ दिया और उसकी गर्दन ऊपर रखी हुई। इतना बीभत्स दृश्य था और इतनी ज्वेलरी वहां की, जो क्योंकि वो बड़ी साउथ की महिलाएं और वो थी, और उसमें एक बड़ा ऐसा मतलब दृश्य था जिसको मैं आज भी, हाँ, वो क्या हुआ कि एक सिपाही जीआरपी का क्या कर रहा था कि वो किसी के पास में आया और उसकी जंजीर तोड़ के जेब में रख लिया। हमें बड़ा लगा तो मैंने मुंह से देखा, हमने कहा ये क्या कर रहा है, ये तो लाश की जंजीर निकाल रहा है। तो उनने वहां एसपी जीआरपी से कहा, तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लोग ऐसा कैसे करेंगे। तो उन्होंने हमसे क्या करें, तुमने देखा है, बेइज्जती में करा देना। हमने नहीं मैं कंफर्म हूं। तो उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में 14 सोने की जंजीर मिली। उन्होंने तुरंत वही सस्पेंड कर दिया, फिर उन्होंने पूरा घेर लिया उसको। और फिर हम लोग लौटे। तो जब हम लोग लौट रहे थे तब रेल प्रशासन झांसी से जा रहा, तो लोग इतनी फोन, दिल्ली से फोन, बंबई से फोन, तमाम जगह से मुझे फोन पे फोन आते थे कि भाई क्या हुआ जी, और वो आप स्टोरी भेजो, फलाना करो। अरे मैंने कहा भैया मैं अपने नहीं लिखूं कि आप लोगों को वो करो। खैर वो मैंने बड़ी अच्छी उसको करीब 1 पेज की वो स्टोरी लिखी और फिर काफी वो चली, वो भी मेरी बायलाइन छपी और उसकी वजह से रेल प्रशासन समझ गया कि राम कुमार साहू कोई बंदा है। मैंने उसको बड़े तरीके से लिखा क्योंकि हमारे पास समय था और सारी कितने डिब्बे गिरे, क्या एविडेंस, पूरे एविडेंस थे, हम लोगों ने सारी चीज लिखी। तब से मुझे फिर लगा कि नहीं यार, रेलवे में कुछ ज्यादा काम है। रेलवे मतलब समाचार खदान है रेलवे की, आज भी है रेलवे की खदान। आज भी लोग आपको ब्रांड एम्बेसडर रेलवे का मानते हैं। हाँ, तो अच्छा, उसमें थोड़ा सा सहयोग रेलवे एम्प्लॉय का ज्यादा रहा, अधिकारियों का ज्यादा रहा। उसके पीछे एक कारण क्या था कि हम उनको पारिवारिक अपना मित्र बनाए हुए थे, पारिवारिक सदस्य बनाए थे। उनके अगर दुख सुख में हम साथ रहते थे। उसका नतीजा ये होता था कि हमें वो अंदर की खबरें जो किसी को नहीं मिलती थी, वो खबरें हमें मिल जाती थी। और वो खबर जब हम देते थे उनको बचाते, क्योंकि रेलवे में एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर रेलवे में किसी को ये मालूम चल जाए कि ये फला एम्प्लॉय ने या फला अधिकारी ने ये खबर दी है, तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती है। रेलवे के रूल में है और वहां पर न्यूज देने के लिए अधिकृत पीआर, एक मात्र रेलवे एक ऐसा सिस्टम बनाने पड़ते। हाँ, वहां हमने ऐसे लोग बनाए, तो वो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे घर बैठे न्यूजें मिल जाती थी। और उसकी बदौलत ये था कि मैं पूरे उसमें फेमस हो गया था कि इसके पास तो हर खबर रहती है। कई बार तो ये हुआ कि डीआरएम ने ये कोशिश की कि किसी तरह से ये मालूम चल जाए कि इस न्यूज का उद्गम स्रोत क्या है। तो उसमें उन्होंने हमारे मालिकान से भी बात की, तो मालिकान ने भी इसको आजमाने के लिए हमें बुलाया। उन्होंने कहा कि यार ये बताओ, ये खबर छपी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खबर गलत है, खबर सही है, लेकिन ये मिली कहां से, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो हमने कहा साहब हम आपको भी नहीं बताएंगे। बोले क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हमने कहा साहब जिसको मैं बताऊंगा, जिस बंदे का भी मैं नाम लूंगा, उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। बोले मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। तो बोले आपकी सेवाएं समाप्त कर देंगे, हमने आप कर दो। तो ये मेरी सत्यनिष्ठा थी जिसकी वजह से रेलवे एम्प्लॉय इस बात को जानता था कि ये बात, और आज भी जानता है, और आज भी इस बात को महसूस करता है। आपके पास मुख्यतः रेलवे की होती है। तो ये एक चलता रहा दौर, तो रेलवे रहा, क्राइम रहा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि उस दौर में प्रशासनिक भी बड़ी बहुत थी मेरे साथ में। सूचना विभाग मेरी पूरी मदद करता था और सूचना विभाग की वजह से मैं रेलवे प्रशासन की वो इंटरनल खबरें भी देता था जो खबर वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। उनकी मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सूचना विभाग के जो है सहायक सूचना अधिकारी थे, आदरणीय ओम प्रकाश जी थे, वो मेरी बड़ी हेल्प करते थे। कृपा शंकर श्रीवास्तव उस समय सूचना अधिकारी हुआ करते थे, वो बड़ी हेल्प करते थे। तो वो उन लोगों को मुझे उठाने में बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि मैं तो था कालिदास। तो साहब जी जागरण फिर आपका छूटा। अब जागरण में क्या हुआ कि मैं जागरण में काम करते करते मुझे इतना वो हो गया कि मैं बड़े पावर में वहां पे आ गया। और मैं एक ऐसे पावर में था दैनिक जागरण में कि वहां लोग मुझको ये कहते थे कि अगर कहीं कोई निमंत्रण कार्ड आता था तो 2 आते थे, एक राम कुमार साहू का, दूसरा यशोवर्धन गुप्ता पब्लिक राजेंद्र गुप्ता, या राजेंद्र पब्लिक यशोवर्धन गुप्ता। और कहीं भी अगर मैं जाता था तो वहां लोग ये कहते थे कि मुझे बताना पड़ता था कि ये फला है। अच्छा। और ये स्थिति हो गई कि लोग, क्योंकि मैं हर क्षेत्र में मैं काम करता था पब्लिकली मेरे बड़े अच्छे टच थे। एसपी, डीआईजी, डीएम, सारे लोग मुझको बाई फेस बाई नेम और अपने पास बैठाने में मुझको बहुत समझते थे। उसके पीछे एक कारण था कि मैं चूंकि टॉप अखबार, बड़े अखबार में, ये बात का मुझको बड़ी बाद में भी इस बात का रियलाइज हुआ कि अखबार का बैनर, आपकी योग्यता तो है ही, लेकिन वो बैनर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि मैंने उस बैनर की बदौलत हटने के बाद भी मैंने हटे कैसे आप? हटने के पीछे एक कारण था। एक्चुअली में क्या था कि एक ये तो था ही सिस्टम
दूसरा मेरे साथ के जो लोग थे उनको तो इतना स्थापित थे आप, इतना आपका रुतबा था, हाँ, फिर क्यों अचानक उनको ये लगने लगा लोगों को कि रामकुमार साहू जहां वो जाते थे वहां रामकुमार साहू का नाम आता था, तो वो किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं कर पाते थे जिसकी वजह उनको लगे, क्योंकि वहां गए तो उन्होंने कहा अरे वो साहू जी हैं आपके, मैं अभी बात करके उनसे आपकी बात करा देता हूँ। और कई ऐसे मामले हुए जिन मामलों में मैं सीधी टिप्पणी करता था। नतीजा ये हुआ कि वो हमारे संस्थान के नियमों के और नीति के मुझे तो लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन वहां मालिकानों को उनको ये लगता था कि ये गलत है। और उनको अक्सर ये बात होती थी कि आप दैनिक जागरण के नाम पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो दैनिक जागरण के नाम पर कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ जब मेरे पीछे मेरे ही साथी पीछे पड़ गए और छोटी छोटी बात पर जो है वो तमाम चीजें हो गई। अच्छा, इस बीच में मेरे साथ में एक सेट वो हुआ कि मेरी एक लड़की थी, वो लड़की ने क्या किया कि उसने एक ऐसा ब्रह्म कुमारी समाज का वो ग्रहण कर लिया कि जो मुझको मालूम नहीं था, क्योंकि मैं 24 घंटे सिर्फ अखबार के लिए जीता था, खबरों के लिए जीता था, और मैं घर के लिए सिर्फ इतना था कि मैं ये चाहता था कि मेरे बच्चे कॉन्वेंट कल्चर में पढ़े, अच्छे पढ़े, बहुत पढ़े, और मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने घर नहीं देखा। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी लड़की जो है वो चली गई। अच्छा। और वो ब्रह्म कुमारी समाज में उसने दीक्षा ले ली और वो उस आश्रम में चली गई। तो मैं मानसिक रूप से मैं परेशान था, और उसी दौर में मेरे ऊपर ये प्रेस का टेंशन चल रहा था। तो एक दिन ये आया कि यशोवर्धन ने, मैं ऐसी बात करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आप जो है इस्तीफा दो, और आपका ये हुआ। हमने कहा सर मुझे, मैं थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हूँ और मुझे समय दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आप इस्तीफा, मतलब मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। तो मैं भी टेंशन में था, मैंने कहा लाइए कागज। उन्होंने कागज दिया, मैंने इस्तीफा लिखा, मेरी सेवा समाप्त हो गई। फिर मुझको बाहर निकल के लगा कि मैंने यार बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी मुझे करना चाहिए था। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब ऐसा है कि अब मैंने इस्तीफा दे दिया, आपके यहाँ से मैं, चूंकि वहाँ परमानेंट था, स्टाफर था, तो मैंने कहा अब मेरी सेवा समाप्त हो गई, मुझे कोई परेशानी, लेकिन आपने कहा आप दैनिक वेतन तो मुझको रख लो। तो उनको पता नहीं क्या लगा, तो 1-8 महीने तो वो मुझे झेलते रहे। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन कह दिया कि अब आप नहीं आए, स्थायी रूप से। फिर उन्होंने मुझे विदा दे दी। नतीजा ये हुआ, फिर मैं तमाम छोटे मोटे अखबारों में, बाद में आप दैनिक जनसेवा मेल से जुड़ गए। हाँ, वो वहां से जैसे ही निकले, मैं बताऊं आपको, तो जनसेवा मेल शुरू हो रहा था जी। तो सुधीर जी, जो चूंकि उनके बड़े भाई शैलेंद्र सिंह के साथ मैंने जागरण में काम किया था, तो वो सुधीर मुझे बहुत अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आप तो जनसेवा मेल में आ जाओ और आप मेरा अखबार देख लो। तो उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान के साथ में मुझे चैम्बर दिया, वहां पे मैं सब एडिटर की तरह मैंने वहां पे काम किया, और उस अखबार को भी मैंने काफी, मतलब वो 3rd स्टेज पर आ गया, 3रे नंबर का अखबार, और हम लोगों ने मिलकर के बड़ा उसको वो किया। लेकिन वो तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई क्योंकि मिसमैनेजमेंट की वजह से वो अखबार को उनको बंद करना पड़ा जी। बस उसके बाद फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। वर्तमान में क्या चल रहा है आपका? अब वर्तमान में देखिए सर, मैं एक वॉइस ऑफ मूवमेंट लखनऊ का अखबार है, उसका मैं ब्यूरो चीफ हूँ यहाँ से। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पर साहूजागरण.com एक हमारा अपना पोर्टल है, वो मैं अपने उसकी खबरें मैं उसके माध्यम से मैं खबरें देता हूँ उसमें। और तीसरी चीज ये है कि हमारे पत्रकार साथियों से हमारा बड़ा अच्छा समन्वय है, लोगों को बहुत अच्छी सलाह मशवरा, और जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हमसे बुलाते हैं। और मैं एक तरह से झांसी में पत्रकारों के संरक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। और मुझे अपनी उससे कोई वो नहीं है कि मुझे जागरण से हटा दिया या मैंने भास्कर छोड़ दिया, या मैंने जागरण आज वापस आपको बुलाना चाहे तो जाएंगे? एक्चुअली में अब बहुत कठिन दौर आ गया, अब ऐसा कठिन दौर आ गया और कंपटीशन बढ़ गया जब से ये चैनल सिस्टम आया है, जब से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब से रनिंग किया है, सोशल मीडिया का बहुत बढ़ गया है, तब से कठिन हो गया है। क्योंकि आपको हर चीज शाम की मिल जाएगी, आपको रात की मिल जाएगी, आपके पास स्पेशल कुछ नहीं रहा अखबार में दूसरे। हाँ, वो स्पेशल ढूंढने के लिए आपको बड़ी परेशानी होना पड़ेगी। तो वो परेशान होने के लिए फिर आपके पास समस्या है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और अब 61+ होने के बाद अगर मैं अब तो मैं शारीरिक क्षमताओं में कमी आ जाती है। दूसरी चीज क्या है कि अब थोड़ी सी मनस्थिति भी ये रहती है कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और जैसा चल रहा है उसको उस धार में बहते रहना चाहिए। क्योंकि एक दौर था जिस दौर में मैं धारा के विपरीत चला, अब मुझे ये लगता है कि चलो ये सब ठीक है, क्योंकि इसमें सुधार हो नहीं सकता, और मैं भगत सिंह क्यों बनूं। साहू जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल, अगर आपसे कहा जाए कि अगले जन्म में आप फिर वापस रामकुमार साहू पत्रकार बन के ही जन्मना चाहेंगे या कुछ बदलाव करेंगे? बिल्कुल नहीं, पत्रकार तो मैं बिल्कुल इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि अब पत्रकारिता का मापदंड बदल गया है। पहले पत्रकारिता हुआ करती थी जैसे आजादी के लिए लोग लड़े, लोग सुधार के लिए लड़े,
पत्रकारिता सुधार के लिए हुआ करती थी कि हमारी बात हम जो लिख रहे हैं उसमें सुधार आए, लोग उसको समझे, प्रशासनिक मशीनरी सुधरे और ये जो व्यवस्था में अव्यवस्था नाम का आ शब्द जुड़ गया है वो खत्म हो जाए और ये व्यवस्था के रूप में चले। लेकिन अब टोटल कमर्शलाइज हो गया है। मालिकान को चाहिए पैसा, हर व्यक्ति को ये चाहते हैं कि भाई विज्ञापन मिले और विज्ञापन तभी मिलेगा जब आप उनके फेवर में लिखेंगे। आप धारा के विपरीत नहीं चल सकते। और मैं समझता हूँ लगभग इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का, अखबारों का, सबका हो गया, बस थोड़ा बहुत कभी कभी इंजेक्शन लगा देते हैं लोग बाग, तो उससे जो है कि थोड़ा हाँ भाई हम भी इधर उधर शो कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। जनता ने अब अखबारों पर, चैनल्स पर विश्वास करना बंद कर दिया है। बस वो उसको अपना टाइम पास मानते हैं, उसको पढ़ते हैं और अपने थोड़ी सी बस व्यवस्था कि भाई ठीक है ये सब चल रहा है, उनको मालूम जानकारी मिल जाती है। हाँ जानकारी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। उस पर विश्वास करने के लिए उनको काफी डिस्कशन करते हैं, 4 चैनल देखेंगे, फिर वो धारा, उनके पास सोशल मीडिया भी, पास सोशल मीडिया सबसे ज्यादा है, तो उसको वो देखते हैं। तो इस तरह से अब मेरा मन ये करता है कि मैं आ करके, अगर मुझे पुनर्जन्म में, दूसरे जन्म में मुझको कोई काम करने के लिए कोई अवसर मिलेगा तो वो सिर्फ ये होगा कि मैं बैठ करके एकांत में भगवत भजन करूं और एक ऐसा मतलब रचना करूं जिसमें लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाए। और आपको अंग्रेजी भी सीखनी है। अंग्रेजी तो हमें बहुत ज्यादा सीखनी है। अंग्रेजी के बिना तो हमारा, अच्छा मैं आपको, अच्छा आपने एक ध्यान, अंग्रेजी का क्या हुआ, एक मैं आपको एक बहुत अच्छा दृष्टांत बताऊं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो थे यहाँ पर राष्ट्रपति थे, तो वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में है। वो एक ऐसा वो था कि मुझको सबने कहा कि नहीं साहब ये सीनियर है तो यही कवर करेंगे, और मुझको मालूम था कि कलाम साहब जो इंग्लिश में बोलेंगे। अब मेरे साथ में चूंकि मैं अंग्रेजी में कहते, मुझको बड़ी समस्या होगी। अब देखिए कहाँ काम आता है। मैंने अपनी लड़की को, दोनों लड़कियों को सेंट फ्रांसिस में इसीलिए भर्ती कराया था कि वो अंग्रेजी में बहुत पारंगत हो जाए। तो अब मैंने क्या किया है, तो मैंने क्या किया कि उनका भाषण रोमन में लिख के लाया, हिंदी के शब्दों से पूरा। मैंने लड़की से बात कर ली थी, लड़की ने कहा आप तो लिख लाना पापा, हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो मैं लिख के लाया, तो फिर लड़की ने पूरा ट्रांसलेट कर दिया। फिर उन्होंने जब ट्रांसलेट कर दिया तो फिर मैंने उसको अपनी शब्दों की भाषा में परो दिया। तो वो फर्स्ट पेज से लेके अंदर के पेज तक और ऑल एडिशन खबर बनी। ये बहुत अच्छी चीज थी, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि नहीं अब्दुल कलाम जी की जो है कवरेज हुई है, बड़ी अच्छी कवरेज हुई है। तो फिर उसके बाद अच्छा, फिर कभी ये मौका भी नहीं मिला कि मैं अंग्रेजी का कमांड कर लूँ, कर लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इतने तेज हो गए। और उसी का कारण है कि मेरी लड़की ने हाई स्कूल और इंटर में टॉप किया और उसने जो है IIT में किया। आपने अपना सपना बेटी के सब, हाँ, मैं और मेरे बच्चे ने भी किया, लड़की ने भी ये सब किया। और इतनी अच्छी अंग्रेजी है उन लोगों की कि मुझे घमंड है, क्योंकि आज भी अब IIM करना छोटी मोटी बात नहीं है। और उसने IIM भी किया और लड़का जो है मेरा उसने BTech कर लिया है। और आज मैं लोगों को ये संदेश देता हूँ कि उस पर मत जाए कि नहीं हिंदी हिंदी हिंदी, हिंदी तो है ही, हिंदी तो आपकी घर की बात है, आपकी भाषा है, लेकिन आपको एक विदेशी भाषा सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना देश में, विश्व में कहीं कुछ नहीं है और आप कभी भी राइज नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने हिंदी करके और हिंदी माध्यम से पढ़ के ये सब किया, वो सब गलत कहते हैं। उन्होंने बाद में अंग्रेजी पर कमांड उनको करना ही पड़ा। साहब जी, हमारा बंजारा बिल्ट आप देखते हैं, आप ये एक इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक चैनल है। हमारे यूथ को आप अपनी तरह से, अपने तरीके से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा ये रहता है यूथ को, और जितने लोग भी मुझे मिलते हैं, मेरा सबसे यही कहना है कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना नाव। आप संघर्ष करते रहें, और आप जब संघर्ष करते रहेंगे तो अच्छे अच्छे तूफान खत्म हो जाते हैं, और जो तूफान के बाद की शांति होती है वो आपकी जिंदगी, आपके भविष्य को बनाती है। आपके जीवन में बहुत कोलाहल आएंगे, पारिवारिक समस्याएं आएंगी, दोस्तों की समस्याएं आएंगी, आप सड़क पर भी चलेंगे तो आपको लगेगा कि लोग आपको हीन भावना से देख रहे हैं। लेकिन आप अपना एक लक्ष्य बना करके, भलाई वो कोई भी लक्ष्य हो, आप दुकानदारी करना चाहे तो, आप IAS बनना चाहे तो, आप कुछ भी बनना चाहे तो, आप अगर वो लक्ष्य को लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूं कि वो मार्ग आपका प्रशस्त होता रहेगा। यही मेरी बात है। तो ये थे राम कुमार साहू, जो पत्रकारिता के भीष्म पितामह अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, और मेरी पीड़ा और खुशियों के क्षण आपने जो है अपने साथ में, अपने बंजारा बीट के माध्यम से लोगों को बताने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।